हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस @ कुलजीत कौर। आज हम लोग एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट है उसके ब्रेन में बहुत असामान्य वेव्स पैदा होने लगती हैं, तरंगे पैदा होने लगती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे शॉर्ट सर्किट में दो तारों के बीच में गलत दिशा में तेज़ करंट दौड़ता है। इसमें मरीज़ को झटके महसूस होते हैं, ज़मीन पे गिर सकता है, दांत खिसक जाते हैं और कुछ देर के लिए वो बेहोश भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एपिलेप्टिक सीज़र यानी मिर्गी का दौरा। एपिलेप्टिक सीज़र्स यानी दौरे कभी भी आ सकते हैं और ये बार बार आते हैं। एक सीज़र या दौरा हम उस पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं जब ब्रेन के सेल्स या न्यूरॉन्स एक ही समय पर एक्टिव हो जाते हैं, सिंक्रोनसली एक्टिव हो जाते हैं। न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो वो एक मैसेज को फायर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। आप वीडियो में देख सकते हैं जब प्रोटीन चैनल्स के अंदर और बाहर आयंस का फ्लो होता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आयंस का फ्लो हम न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जिसमें न्यूरो रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं और बेसिकली सेल को बताते हैं कि तुम्हें आयन चैनल को ओपन करना है या क्लोज़ करना है। अगर ओपन आयन चैनल्स हैं तो वो इलेक्ट्रिकल मैसेज को रिले करेंगे, हम उनको बोलेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर क्लोज्ड आयन चैनल्स हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिले नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब पेशेंट को सीजर्स आते हैं यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, उस समय पर ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स में कुछ देर के लिए टेम्पररीली खराबी आ जाती है, इम्पेयर हो जाते हैं वो, इसलिए वो बहुत सारे एक्साइटेटरी सिग्नल्स एक के बाद एक भेजना शुरू कर देते हैं। इसे हम कहते हैं कपकपी छूटना, पैरोक्सिस्मल कंडीशन। इस कंडीशन की वजह होती है जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या तो बहुत ज़्यादा होने लगे या तो एकदम कम होने लगे। आप फिगर में देख सकते हो इनहिबिटरी कंडीशन ए पार्ट में गाबा रिसेप्टर्स से बाइंड कर रहा है और सेल को बता रहा है कि जिस चैनल के थ्रू नेगेटिव क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे हैं उसे क्लोज कर दिया जाए। बी पार्ट में एक्साइटेटरी कंडीशन है जिसमें ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है और पॉजिटिव कैल्शियम आयंस को जो चैनल ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस चैनल को ओपन करने के लिए सिग्नल्स को सेंड करने के लिए बोल रहा है। नॉर्मल कंडीशन में एक्साइटेशन और इनहिबिशन साइड बाय साइड होता है, लेकिन एपिलेप्टिक कंडीशन में एक्साइटेशन बहुत तेज़ी से और लंबे समय तक होगा और इनहिबिशन रुक जाएगा क्योंकि गाबा काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से पेशेंट को झटके लगते हैं, वो मूव करने लगता है इधर उधर, बेहोश हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के आसपास के लोग उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन पेशेंट खुद से भी बहुत डर जाता है और बहुत डिफरेंट स्मेल ऑब्ज़र्व करता है। ब्रेन का कौन सा भाग इफ़ेक्ट हुआ है उसके अनुसार ही ये सारे सिम्टम्स और साइंस आते हैं, इसलिए हम इसी आधार पे सीज़र्स को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में, फोकल सीज़र और जनरलाइज्ड सीज़र। फोकल सीज़र में ब्रेन का एक हेमिस्फेयर या आधा ब्रेन या एक लोब ही अफेक्ट होता है, मगर जनरलाइज सीज़र में दोनों लोब्स या पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है। फोकल सीज़र्स या पार्शियल सीज़र्स को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंपल पार्शियल सीज़र और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र। जिन पेशेंट्स में इम्पेयर्ड अवेयरनेस रहती है यानी कि दुर्बल चेतना रहती है, उन्हें हम सिंपल पार्शियल सीज़र्स में
कैटेगराइज करते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में काफ़ी स्ट्रेंज सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि वो कुछ भी सुनते हैं, टेस्ट करने लगते हैं, उनको बॉडी के एक पार्ट में झटके महसूस होने लगते हैं। अगर ये झटके जो बॉडी के एक पार्ट में उनको महसूस हो रहे हैं, ये एक मसल से सारी बॉडी में स्प्रेड होने लगते हैं, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं जैक्सोनियन मार्च। इस कंडीशन में पर्सन जागता रहेगा, अलर्ट रहेगा और उसे पता लगेगा कि उसकी बॉडी में कुछ हो रहा है, और दौरा पड़ने के बाद भी उसको अपना कंडीशन याद रहता है। नेक्स्ट कंडीशन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। इन सीजर्स में अवेयरनेस नहीं रहती है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहती है। इस कंडीशन में पेशेंट को याद नहीं रहता है कि एपिलेप्टिक सीज़र पड़ने के दौरान उसको क्या हुआ है। फोकल सीज़र के कॉन्ट्रास्ट में अब हम आते हैं जनरलाइज सीज़र पे। इसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स अफेक्ट होते हैं। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है जब फोकल सीज़र स्टार्ट होता है लेकिन वो धीरे धीरे जनरलाइज सीज़र में चेंज हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीज़र। जनरलाइज सीज़र को भी हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: टॉनिक, एटॉनिक, क्लॉनिक, टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक और एब्सेंस सीज़र। सबसे पहले टॉनिक सीज़र्स। इसमें मसल्स अचानक से स्टिफ हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं और पेशेंट पीछे की तरफ गिर जाता है। एटॉनिक सीज़र्स में मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, फ्लफ़ी हो जाती हैं और पेशेंट आगे की तरफ गिर जाता है। क्लॉनिक सीज़र्स में बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। नेक्स्ट सीज़र है टॉनिक क्लॉनिक सीज़र। इसमें पेशेंट टॉनिक कंडीशन और क्लॉनिक कंडीशन दोनों को ऑब्ज़र्व करता है। टॉनिक कंडीशन में मसल्स अचानक से टेंस हो जाती हैं और क्लॉनिक कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट कंडीशन है मेयोक्लॉनिक सीज़र्स। मेयोक्लॉनिक सीज़र्स में छोटे छोटे मसल ट्विचेस पड़ते हैं। कभी कभी सिंगल ट्विच रहता है, कभी कभी कम अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत सारे ट्विचेस पड़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है एब्सेंस सीज़र्स। इसमें पेशेंट को अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म हो जाती है, वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। जैसे अगर वो चल रहा है तो वो चलते चलते रुक जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। दिस इज़ ऑल विद द टाइप ऑफ सीज़र्स। नेक्स्ट टॉपिक सिम्टम्स। अगर कोई पेशेंट कंफ्यूज रहता है, पोस्टिक्टल कन्फ्यूजन रहता है, उसको पोस्टिक्टल मतलब सीज़र्स के बाद कन्फ्यूजन रहता है, या अगर वो पेशेंट पैरालिसिस का अटैक उसको पड़ता है, जैसे कि एक हाथ या एक पैर में उसको पैरालिसिस जैसा फील होता है, तो हम उसे एपिलेप्सी की डायग्नोसिस कराने के लिए बोलते हैं। एपिलेप्सी की डायग्नोसिस हम 2 तरीके से करा सकते हैं, ब्रेन इमेजिंग से और ईईजी से। ब्रेन इमेजिंग 2 टाइप से होती है, एमआरआई और सीटी स्कैन, और ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। जस्ट बिकॉज एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्सी के दौरे हर पेशेंट में अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इसीलिए हम इसकी डायग्नोसिस पेशेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम डेली मेडिकेशंस दे सकते हैं, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंट्स दे सकते हैं। इनकी चॉइस पेशेंट के लाइफस्टाइल पे, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगी। अगर डेली मेडिकेशन से पेशेंट ट्रीट नहीं होता है तो हम उसे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें जहाँ जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन में खराबी होती है हम उसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट एक तरीका है इसको ट्रीट करने का, नर्व स्टिमुलेशन। इसमें हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि सीजर्स में कंट्रोल हो सके, और इससे हम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ को कंट्रोल करने से जो इम्बैलेंस बन रहा था एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इनहिबिशन में, वो बैलेंस हो जाएगा और एपिलेप्सी ट्रीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका कीटोजेनिक डाइट।
इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन ये बॉडी के फ़ैट को बर्न करती है, उससे कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है जो कि ब्रेन एनर्जी के रूप में यूटिलाइज़ करता है। दैट इज़ ऑल फॉर एपिलेप्सी। इफ़ यू नीड नोट्स यू कैन ड्रॉप योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।